नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड और राजस्थान में चुनावी शंखनाद किया। पीएम मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर से और राजस्थान के कोटपुतली में चुनावी रैली कर अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और तीसरे कार्यकाल के टारगेट का भी खुलासा कर दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया। पीएम ने देश में गरीबी के लिए भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल उत्तराखंड और राजस्थान दोनों ही राज्य बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि 2014 से ही बीजेपी का उत्तराखंड और राजस्थान की सभी लोकसभा सीटों पर कब्जा है। उत्तराखंड में 5 सीट है जबकि राजस्थान में 25 सीट। दोनों को मिला दें तो कुल 30 सीटें बैठती हैं। अब मिशन 400 के लिए बीजेपी को इन 30 सीटों की बड़ी आवश्यकता है। पीएम मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर में विजय शंखनाद रैली में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो वहीं विपक्ष पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल में जो विकास हुआ है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी ने भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने की गारंटी दी है। तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत का मतलब है लोगों की कमाई, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और गांव शहर में सुविधाएं बढ़ेंगी। वहीं पीएम मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल की प्राथमिकता का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे कार्यकाल में हमारा लक्ष्य फ्री बिजली देने का है। ये जो 10 साल में हुआ है ना, पहले वालों से बहुत ज्यादा हुआ है। हर कोई मानता है, लेकिन मोदी नहीं मानता है। मोदी तो कहता है ये 10 साल में जो विकास हुआ है ना, वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। अभी तो हमें देश को बहुत आगे लेकर जाना है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट पर आम चुनाव में पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। इन सभी 5 सीटों पर 2014 से बीजेपी का कब्जा है। अब 2024 में भी उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर जिताने की अपील करते हुए पीएम मोदी ने जनता को भरोसा दिलाया है कि तीसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार पर और तेज प्रहार होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में धंस गई है, वो कभी देश हित का नहीं सोच सकती। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है, इसीलिए अब वो जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। कांग्रेस तुष्टीकरण के दलदल में ऐसा धंस गई है कि कभी देश हित का सोच ही नहीं सकते। उत्तराखंड के बाद पीएम मोदी के चुनावी काफिले ने राजस्थान का रुख किया। जयपुर ग्रामीण लोकसभा प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोटपुतली में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान एक बार फिर पीएम मोदी के निशाने पर कांग्रेस रही। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी का मतलब है विकास, जबकि कांग्रेस का मतलब हर बीमारी की जड़ है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने देश में गरीबों के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अपने 10 साल के कार्यों का बखान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के बाद जो काम 10 दशक में नहीं हुए, वो काम हमने कर दिखाए हैं। वहीं कोटपुतली में पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता को भरोसा दिया कि आने वाले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। भारत की सफलता के बीच मैंने कभी, हर देशवासी इस बात को भली भांति जानता है, मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि 10 साल में हमने सब कुछ पूरा कर दिया।
मैंने ऐसा दावा कभी नहीं किया, लेकिन यह भी सच है कि जो काम आजादी के बाद 5-6 दशकों में नहीं हो पाए, वो काम हमने करके दिखाए हैं। देश को जिस गति की जरूरत थी, हमने उस गति से काम किया है। कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन देश के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें परिवारवादी पार्टियां अपने परिवार को बचाने के लिए रैली पर रैली करते जा रहे हैं। ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें सारे भ्रष्टाचारी मिलकर भ्रष्टाचार पर कार्रवाई रोकने के लिए रैली कर रहे हैं। मैं कहता हूं, भ्रष्टाचार हटाओ। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। कोटपूतली से जनसभा शुरू करने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। पीएम मोदी की ये जनसभा का असर अलवर और भरतपुर तक माना जा रहा है। खासकर गुर्जर और यादवों को साधने का पूरा प्रयास है। कोटपूतली से कांग्रेस के विधानसभा में प्रत्याशी रहे राजेंद्र राव अब बीजेपी में आ चुके हैं। इसीलिए कोटपूतली के बहाने शाहपुरा, विराटनगर, आमेर और अलवर जिले के यादवों को बड़ा संदेश देने की पीएम मोदी ने कोशिश की है। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान में सभी 25 सीटें जीती थीं। वहीं 2019 में बीजेपी को 24 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि उनकी सहयोगी रही आरएलपी ने 1 सीट नागौर से जीती थी। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर बीजेपी का 2014 से ही कब्जा है। ऐसे में बीजेपी के सामने दोनों ही राज्यों में अपने पुराने परफॉर्मेंस को दोहराने की चुनौती है, क्योंकि मिशन 400 के लिए हर सीट जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो पीएम मोदी ने कहा कि इस चुनाव में देश की सियासत 2 खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। एक तरफ राष्ट्र प्रथम का संकल्प लेकर चलने वाली बीजेपी है, तो दूसरी तरफ देश को लूटने के मौके तलाशने वाली कांग्रेस पार्टी है। आज एक ओर देश को परिवार मानने वाली बीजेपी है, तो दूसरी तरफ अपने परिवार को देश से बड़ा मानने वाली कांग्रेस है। एक ओर दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने वाली बीजेपी है, तो दूसरी ओर विदेश में जाकर भारत को कोसने वाली कांग्रेस है। आज प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड और राजस्थान में जनता को संबोधित किया और उनके निशाने पर दोनों ही जगह कांग्रेस रही। तो इसी को लेकर आज हम करेंगे चर्चा और कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जुड़ चुके हैं। स्वागत है कैप्टन आई सिंह आपका। हमारे साथ कांग्रेस के नेता योगेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विपिन शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योगेंद्र सिंह जी, प्रधानमंत्री ने आज पहले उत्तराखंड और फिर राजस्थान में रैली को संबोधित किया और दोनों ही जगह पीएम मोदी ने कांग्रेस की खामियों को जनता के सामने रखा। मोदी कह रहे हैं ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता खुद के चुनाव जीतने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो देश को धमकी दे रहे हैं कि अगर बीजेपी जीती तो देश में आग लग जाएगी। मैं 10 साल से कांग्रेस की लगाई हुई आग को बुझा रहा हूं। इस पर सबसे पहले आपकी टिप्पणी। यशु जी, मैं बताना चाहूंगा, मोदी जी हर बार चुनाव की रैलियों में ऐसी बातें करते आए हैं। 2014 में भी बातें की, 19 में की, अब 24 में कर रहे हैं। मोदी जी ने कभी पिछले 5 सालों के अपने किए गए काम नहीं बताए, कभी अपनी कमियों को नहीं बताया, कभी ये नहीं कहा कि हम जो चुनाव में भाषण देते हैं, जो घोषणाएं करते हैं, वो हमारे कार्यकाल में पूरी हुई या नहीं हुई। कभी महंगाई, कभी बेरोजगारी, कभी किसान, पेट्रोल डीजल के दाम, जीएसटी,
और इनकम टैक्स पे वो कभी नहीं बोले। वो सदैव विपक्ष की आवाज को दबाने के काम के लिए और विपक्ष को निशाने पे लेने के लिए झूठे आरोप लगाते आए हैं। उनके आरोपों में कभी सच्चाई नहीं रही है। देश सब देख रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए ना योगेंद्र सिंह जी, अगर वो आरोप लगाते भी हैं, ठीक है, तो आप लोग तुरंत उन आरोपों का खंडन क्यों नहीं करते हैं? क्यों आप लोगों की तरफ से कोई बयान तत्काल जारी नहीं किया जाता है? क्योंकि पिछले काफी समय से देख रहे हैं कांग्रेस उस तरीके से एक्टिव नजर नहीं आ रही है जिस तरीके से आना चाहिए था। आप अभी बीजेपी के ऊपर कोई आरोप लगाइए, आप देखिए कि कैसे बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ जाएंगे। आप लोगों के यहाँ पर तो ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता कि अगर आरोप निराधार हैं तो कम से कम आप भी जाकर बताइए ना कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। रेशु जी, हमने तो सदैव प्रेस वार्ताएं की है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हर बार हमने धरने प्रदर्शन किए हैं, पूरे देश भर में किए हैं। बीजेपी की नाकामियों को सामने लाने के लिए कांग्रेस ही हमेशा प्रेरित आएगी और प्रेस वार्ता के द्वारा हमने हमेशा बताया है कि नोटबंदी से देश को कितना नुकसान हुआ। किसानों के लिए आप काले कानून लेके आए तो उनको आपको वापस कैसे लेना पड़ा। कैसे आप महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आप बोल रहे हैं, लेकिन जब बीजेपी में नेता चले आते हैं तो उनको आप भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कांग्रेस तो सदैव मुखर आवाज बनी है विपक्ष की और बीजेपी की खामियों को गिनाने के लिए सदैव तत्पर रही। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। कैप्टन आई सिंह जी, पिछले 10 वर्षों में जितना कार्य उत्तराखंड में हुआ है इतना कांग्रेस ने कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री आज कह रहे थे, सर अच्छी बात है, सबको अपनी उपलब्धियां हैं वो नजर आती हैं, आप लोग अपनी उपलब्धियों को बताइए, लेकिन आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस ने इतने सालों में कोई कार्य ही नहीं किया? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। हेलो जी, मिल पा रही है आपकी आवाज जी। रेशु जी, आपने देखा होगा कि 100 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी और आज इसकी स्थिति इतनी बुरी हो चुकी है कि ये मुद्दों से हटकर आज प्रशासन अधिकारियों को धमकी देने को खराब हो गई। सत्ता नगरी तो अधिकारियों को बदला दी जाए और वो भी धमकी कौन दे रहा है? कांग्रेस के सुप्रीमो जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं। आज भी मैं उन्हीं को राष्ट्रीय अध्यक्ष मानता हूँ। जो जी है बोरा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप सोचिए कि कितने ही जो है ना एक संकीर्ण हो चुकी है। अब रही बात विकास की, ये सत्य है उत्तराखंड में जो इतनी बड़ी आपदा आई थी तो उस टाइम राहुल गांधी थाईलैंड में थे और सोनिया गांधी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यूएसए में अमेरिका। अच्छा ठीक है, मैं सर वापस से आपके पास आऊंगी क्योंकि आपकी आवाज हमारे पास तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। वापस से मैं आपका रुख करूंगी, लेकिन विपिन शर्मा जी, प्रधानमंत्री को आपने सुना, उन्होंने कहा देश में बीजेपी का मतलब है कि विकास और समाधान, कांग्रेस का मतलब है देश की हर बीमारी की जड़। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार का तीसरा कार्यकाल ऐतिहासिक और निर्णायक फैसलों का कार्यकाल होने वाला है। सर प्रधानमंत्री जिस तरह से जनता को संबोधित कर रहे हैं, एक दिन में 2 से 3 राज्यों की जनताओं से इस दौरान संवाद कर रहे हैं, अपनी उपलब्धियों को बता रहे हैं, उसके सामने आप कांग्रेस को कहां देख पा रहे हैं? क्योंकि आज देखिए प्रधानमंत्री उत्तराखंड में थे, कल जेपी नड्डा इस दौरान उत्तराखंड में होंगे, परसों भी वो जनता को संबोधित करते हुए नजर आएंगे, लेकिन देवभूमि में कांग्रेस के किसी दिग्गज नेता के पहुंचने की अभी तक कोई चर्चा तक सुनाई नहीं दे रही है। आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है और मैं साधुवाद दूंगा आपको, क्योंकि देखिए मुद्दा ही वही है, लोकतंत्र का महापर्व जिनको चुनाव कहते हैं, वो जब तक आप पूरे दमखम से चुनावी मैदान में नहीं निकलेंगे तो आप बाजी नहीं मार सकते और जनता के दिलों में जगह नहीं बना पाएंगे। ये बात तय है, ये किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है और खासतौर पे नेताओं को और बड़े राजनीतिक दलों को। और नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो वो जाने जाते हैं कि वो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। ये नहीं कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड या एक कैजुअल अप्रोच से, वो पूरे दमखम से निकलते हैं और वो तब मास्टर की तरह जाने जाते हैं।
और साथ में जो उनके साथ अमित शाह जो 21वीं सदी के चाणक्य कहलाते हैं, तो अपने आप इसके क्या मायने हैं ये समझ सकता है कोई भी। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्रेरणा लेनी चाहिए, विपक्ष के नेताओं को तो प्रेरणा लेनी चाहिए। जैसे हर एक मंच पे मैं एक बात का उदाहरण देता हूं कि यहाँ पर अगर आम आदमी पार्टी ने कोई अच्छे कार्य करे हैं कि स्वास्थ्य का मॉडल या उनका शिक्षा का मॉडल, तो उससे बाकी विपक्ष के नेताओं को, राजनीतिक दलों को प्रेरणा लेनी चाहिए। तो यही एक सुलझे हुए नेताओं की और राजनीतिक दलों की पहचान है। और कांग्रेस का भी कार्यकाल रहा है, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, बड़े महानुभाव भी हैं। और कांग्रेस का क्या योगदान रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, ये भी जग जाहिर है। लेकिन आज कांग्रेस कहां पर है, ये बड़ा चिंता का विषय है। मेरे सम्मानित यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, मैं इनको सुन रहा था। एक बात देखिए, समझने की आवश्यकता कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप ज्यादा दूर नहीं जाते, दिल्ली की बात करते हैं, राजधानी जो है देश की धड़कन है, वहां पर आज कांग्रेस कहां बैठी है। लोकसभा के चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, शून्य पे। जैसे बैट्समैन बोला जाता है क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में कि बैट्समैन 10 बना के आउट हो गया, तो यहाँ पर फिर भी कोई किसी तरह का कांग्रेस को कोई चिंता नहीं लगती, ऐसा प्रतीत होता है। बाकी तो वो क्या उनको चिंता है, वो खुद ही इसका उत्तर देंगे। और देखिए, सही कह रहे हैं योगेंद्र जी, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। मैं आऊंगी सर, वापस से आपके पास आऊंगी। आपको तो और ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है, क्योंकि चाहे देखिए आज उत्तराखंड की बात कर लीजिए या फिर राजस्थान की बात कर लीजिए, वहां पर राजस्थान के भीतर 25 सीटें जो हैं वो 24 बीजेपी के पास है और एक उसके सहयोगी गठबंधन के पास है। मतलब कुल मिलाकर 25 की 25 उसी की हुई। इसके अलावा उत्तराखंड की आप बात कर लीजिए, वहां पर 5 लोकसभा की सीटें हैं, वो भी बीजेपी के खाते में है। आप लोगों को तो और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता थी कि इन 5 सीटों को किस तरीके से हम हासिल कर सकें, लेकिन आपका कोई भी बड़ा नेता, देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से पहले ही जारी कर दी गई। आज प्रधानमंत्री पहुंचे, जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, आपकी तरफ से किसी की सुगबुगाहट भी नहीं है कि कोई उत्तराखंड में पहुंचने वाला है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मनोबल किस तरीके से बढ़ेगा, कैसे विजय हासिल कर पाएंगे आप लोग? वैसे जी, लोकतंत्र में हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। सारी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी उतारती है और जनता का जनादेश उन्हें स्वीकार होता है। आप बात कर रहे हैं उत्तराखंड और राजस्थान की। राजस्थान में पिछली बार जो चॉइस बीजेपी की एक अलायंस की, आरएलपी की सीट थी, इन्होंने जो काले कानून लाए, इनकी अलायंस की पार्टी इनका साथ छोड़ के चली गई। आज नागौर में कांग्रेस के अलायंस से हनुमान बेनीवाल जी वहां चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा बड़ा है और वहां 200 विधानसभा में से हम 70 सीटें जीत के लेके आए और वोट का प्रतिशत बढ़ा है। तो ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी से कांग्रेस पीछे है, लेकिन जो स्ट्रेटेजी कांग्रेस की है और जो कार्यकर्ताओं का मनोबल है वो वैसे ही आई है। और हमारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सर इतना हाई है आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल कि उत्तराखंड में सर कांग्रेस के नेता हमेशा पिछले अगर सिर्फ 1 महीने की अगर आप बात कर लें तो करीब 11,000 जो आपके कार्यकर्ता हैं उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। इतना मनोबल हाई है सर। जी, राजस्थान में बीजेपी के सांसद थे, उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ज्वाइन कर ली शुरू में। सर लेकिन आप जानते हैं ना योगेंद्र जी, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, किसी भी पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता होते हैं वो सबसे अहमियत रखते हैं और पार्टी की पूरी रीढ़ ही कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ताओं की बदौलत ही पार्टी जीतती है और पार्टी हारती है, आप उसको कम नहीं आंक सकते। तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए तो कम से कम नेताओं को उनको अप्रिशिएट करने के लिए जाना चाहिए। वो जा ही नहीं रहे हैं, उनको यही नहीं पता कि हमारे यहाँ कौन नेता कब आएगा। ऐसी कोई बात नहीं ऋतु जी, हमारा जो संगठन है ब्लॉक, मंडल, जिला कांग्रेस तक है फैला हुआ है और सब कार्यकर्ताओं से हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो हो संबंधित या ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी उनसे संवाद भी करती है। और जब चुनावी रैलियां होती है तो हमारे बड़े नेता, हमारे स्टार प्रचारक फील्ड में जाते हैं और बाकायदा रैलियां करते हैं। ठीक है सर, आपके स्टार प्रचारक कौन है जरा मुझे उत्तराखंड में बता दीजिए। स्टार प्रचारक की पूरी सूची है मैडम। हाँ बता दीजिए ना सर। खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और उत्तराखंड के जो हमारे सीसीसी के चीफ है, पूर्व जीएलपी लीडर है, वो सारे स्टार प्रचारक है। जैसे ही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो शेड्यूल बनता है उसके आधार पर समय और तारीख तय होती है। तो सर कब घोषित करेंगे, कब प्रचार करने जाएंगे? जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद जाएंगे क्या? आप सोचिए ना कि कितना समय अब शेष रह गया है।
देखिए रेशु जी, जो जिन चरणों में चुनाव है, जहाँ पहले चुनाव है वहाँ प्रचार पहले होता है, और जिन चरण का नंबर आता है उस चरण के अनुसार उनके स्टार प्रचारक वहाँ प्रचार करते हैं। तो ये तो कोई बात ही नहीं है कौन नेता कब जाएगा। तो उत्तराखंड में कब है सर? मामला है, उत्तराखंड में कब चुनाव है सर? कौन से नेता को किस राज्य में किस समय जाना है? तो उत्तराखंड में कब चुनाव है सर? पहले ही चरण में है, फिर कब जाएंगे? वही तो आपसे मैं पूछ रही हूँ। आप मतलब बातों को इस तरीके से घुमा दे तो इसका नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान अल्टीमेटली हमारा नहीं हो रहा है, ना बीजेपी वालों का हो रहा है, ना राजनीतिक विश्लेषक बैठे हैं विपिन शर्मा जी उनका हो रहा है। अल्टीमेटली अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो कांग्रेस का ही हो रहा है, और कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं को इस बात को समझना चाहिए, और जितना जल्दी समझेंगे तो शायद पार्टी के लिए उतना ही अच्छा होगा। बहरहाल कैप्टन आई सिंह जी, मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल में जो विकास हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी तो बहुत कुछ करना है। उन्होंने मंच से कहा अगले टर्म में सभी भ्रष्टाचारी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों का बस चले तो पूरे विपक्ष को ही ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके जेल भेज सकते हैं। देखिए रेशु जी, 5 साल हमने जो कांग्रेस के खोदे हुए गड्ढे थे उनको भरने में लगाया, साथ साथ देश का विकास भी किया, और 5 साल जब हमें मिले तो उसमें आपने देखा होगा कि कोरोना जैसी महामारी आई जिसमें 2-2.5 साल में निकल गए, तो हमें तो पूरे 10 साल भी नहीं मिले विकास करने के लिए। मगर हमने फिर भी इतने समय में जो करके दिखाया है वो ये 65 साल में नहीं कर पाए। 65 साल शासन किया है कांग्रेस पार्टी ने, ये 65 साल में नहीं कर पाए। उसका एक मुख्य कारण यही था कि ये विकास करते थे, एक परिवार का विकास करते थे। इनके यहाँ और ऐसा इनके यहाँ कोई सत्र नहीं जाता था जिसमें 2, 5, 10 घोटाले साबित ना हो। तब तो हम इनको ज्यादा वो भी नहीं थे, यही पार्टियां थी और ये आप उसमें घोटाले करती थी। आज उन्हीं घोटालेबाज को बचाने के लिए कांग्रेस जो है ना उनके मंच साझा कर रही है, उनके साथ खड़ी है। लालू यादव तो 4 घोटाले जब केस लगा था, केंद्र में कौन था? कांग्रेस थी, हम तो नहीं थे ना, उस टाइम लगा था। आज 5 केसों में लालू यादव सजा याफ्ता है। ठीक है, जमानत पे जब बाहर है, मगर 5 केसों में उन्हें उम्र कैद की सजा मिली है। मगर ये बराबर उनको बचाने के लिए खड़े, और वही लालू बिहार में इनको एक सीट देने को तैयार नहीं है, इन्हें धुटकार के भगा रहे हैं। इधर अखिलेश बाबू ने उत्तर प्रदेश में इनकी क्या हालत कर दी, इनको चुरकुट तक, इनके अध्यक्ष को, इनका जो प्रदेश का अध्यक्ष है उसको चुरकुट तक बता दिया, और फिर भी ये अखिलेश के पैरों में पड़े जा, तो देखो हम उसी को मान देंगे। तो नीता जी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सत्य है कि हमें जितना समय मिला हमने उसमें बहुत बड़ा विकास किया। जिस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चले हैं, आप तो देख रही हो कि हिंदुस्तान में हमने रोडों का किस तरह जाल बिछाया है। इनके 65 साल में सिंगल रोडें हुआ करती थी। तो प्रधानमंत्री आज पहले उत्तराखंड पहुंचे, जनसभा को संबोधित किया, उसके बाद वो राजस्थान पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश हित का कभी भी सोच नहीं सकती और हमने जो कहा वो करके दिखाया है। इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी, अगर हम देखें तो पिछले कुछ वर्षों में राहुल की जिस तरह की छवि थी, राहुल ने अपनी छवि को काफी बदलने की कोशिश की है, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लेकिन जो भीड़ राहुल के पीछे चलती है वो उनकी पार्टी के पक्ष में वोट देने वाले वोटर्स में बदल नहीं पा रही है, और ये हमने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में भी देखा। इसके पीछे क्या कुछ कारण आपको लगता है? सर, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कीजिए जी। आवाज पहुंच रही है आपको? जी, अभी मिल पा रही है जी। देखिए, लोकतंत्र की यही और मुकम्मल अपनी आवाज उठाई, सरकार को उजागर कर, और मैंने क्या कांग्रेस स्वर्णिम इतिहास जिन्होंने बड़े लेकिन यहां इसको मंथन करने का है कि आज खड़ी है, और कांग्रेस अगर सत्ता पे नहीं है 10 वर्षों से ज्यादा, कोई ना कोई तो कारण, जब जनता ने दिलों में जगह खर्च करा, तो यहां पर कांग्रेस के बड़े कतावर नेता राहुल, तो यहां पर में अभाव है कि लक्ष्य को समझने में नाकाम है। कांग्रेस के कतावर नेता
यही कारण है यहाँ आज कांग्रेस जनता जा रही है, नहीं कर रही है कांग्रेस। क्या कारण है? कांग्रेस अगर राज्यों में अगर कांग्रेस भले ही सत्ता पे काबिज नहीं है तो कम से कम मुख्य विपक्ष की भूमिका में नजर आए, एक मजबूत विपक्ष में, और सरकार की खामियों को उजागर करे। लेकिन कांग्रेस समझदार वही होता है जो अपनी पुरानी गलतियों से सीख ले लेता है। लेकिन कांग्रेस जान के अनजान बनी हुई है। आप उसको तो नींद से जगा सकते हैं जो सोया हुआ हो, लेकिन जो जान के अनजान बना हो उसका आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर अगर एक कड़ा मुकाबला देना है, चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है, दस्तक दे रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कम से कम कांग्रेस को समय रहते, और ये काफी समय गवा चुके हैं, समय रहते कमर कस लेनी चाहिए थी, अपनी रणनीति में बदलाव लाना चाहिए था, जनता की नब्ज समझनी चाहिए थे और मुद्दों की बात करनी चाहिए थी यहाँ पर कि आपका रोड मैप क्या है, कि आप चुनावी मैदान में जाएंगे, संकल्प पत्र में आप कैसे अपने एक जनता को क्या बताएंगे कि आप क्या बदलाव लेके आने वाले हैं। और यहाँ पर एक बात तय है कि विकास और साथ में आस्था, बड़े विश्वास, बड़े जिम्मेदारी से मैं बात बोल रहा हूँ, दोनों फैक्टर्स, भले ही अभी हम 21वीं सदी में हैं, जब हम 22वीं सदी में भी प्रवेश करेंगे या 23वीं सदी में जाएंगे, तब भी ये दो जो फैक्टर्स है, विकास और आस्था, इनकी अपनी अहमियत बरकरार रहेगी। ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि अगर विकास को तवज्जो मिलेगी तो साथ साथ धर्म आस्था, और ये धर्म निरपेक्ष मुल्क है, गंगा जमुनी तहजीब वाला मुल्क है, जहाँ पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रहा है। यहाँ पर कांग्रेस को समझना चाहिए कि यहाँ पर राम मंदिर की जब बात आई तो वहां पर जनता की नब्ज समझनी चाहिए थी कि इतने वर्षों से अगर प्रभु राम करपाल में थे तो आपने क्यों नहीं कुछ करा, इच्छा शक्ति क्यों नहीं दिखाई। वही बात है 370 हटाने की, कि कश्मीर जो धरती का फर्क था वहां पर किसका उद्धार हुआ इतने वर्ष। तो ये बातें तमाम है जो जनता मद्देनजर रखेगी जब अपने कंफर्ट जोन से निकलेगी अपना बेशकीमती वोट डालने के लिए। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि अब, क्योंकि मैंने बड़ी जरूरी बात चाहता हूँ आपके सम्मानित दर्शकों तक पहुंचे, दिल्ली एक बहुत बड़ी केस स्टडी है, जनता नहीं बदली है, जनता वही है, और कितनी प्रबुद्ध जनता है, कितनी समझदार जनता है दिल्ली की, कि यहाँ पर जब लोकसभा के चुनाव आते हैं तो उनको पता है कि किस पे भरोसा जताना है। 7 सीटें 2019 में भाजपा के खाते, और वही विधानसभा के चुनाव हुए प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी को, लेकिन कांग्रेस का है। कांग्रेस, ठीक है सर, एक और सवाल आपसे, कांग्रेस संतुष्ट ये है कि कम से कम आम आदमी पार्टी ने भाजपा को शिकस्त दी है करारी। हाँ, तो वही मैं आपसे सवाल करने वाली भी थी कि देखिए कांग्रेस एक समय में देश की इतनी बड़ी पार्टी रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल भले ही आज तिहाड़ में है, लेकिन अभी जो रामलीला मैदान में इतनी बड़ी जो रैली हुई और विपक्षी गठबंधन कौन कौन नहीं पहुंचा वहां पर, तो कुल मिलाकर केजरीवाल भले ही भीतर है लेकिन उनसे सहानुभूति रखने वाले इंडिया गठबंधन के लोग तो वहां पर शामिल हुए ही बड़ी संख्या में। जनता को भी कहीं ना कहीं सिंपैथी देने में कामयाब हुई केजरीवाल की पत्नी, और एक लीडर के तौर पर वो निकलकर सामने आई हैं। तो आम आदमी पार्टी को पता है कि किस मुद्दे को कहां किस तरीके से भुनाना है, कांग्रेस शायद ये समझ नहीं पाती है। सर अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सर, नहीं अभी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। एक मिनट, हाँ जी, अब आवाज पहुंच रही है आपको? जी बिल्कुल जी। मैं ये है कि कांग्रेस जनता से क्यों दूर जा रही है, इसके पीछे बड़ी पुख्ता वजह है। यहाँ पर पहली बात तो ये कि वो संतुष्ट ये है कि यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी ने भाजपा को शिकस्त दे दी। अगर हम दिल्ली के संदर्भ में बात करें, ये भूल जाते हैं कि सही मायने में हार कांग्रेस की हुई है, और करारी हार हुई है, कि दोनों चुनावों में, लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस शून्य पर बैठी है। और बतौर पत्रकार जब मैं विधानसभा जाता था वो दृश्य देखते ही बनता था। 1998 से लेकर 2013 का स्वर्णिम दौर, दिल्ली में जो विकास के कार्य हुए, निस्संदेह, बड़े जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, उसका श्रेय शीला दीक्षित जी की सरकार को जाता है। क्या स्वर्णिम दौर था, देखते ही बनता था। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह थे।
जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है कि जो 50 वर्षों से ज्यादा अपनी विधानसभा क्षेत्र से हारे नहीं थे। तो इसका मतलब है इसके पीछे कोई वजह है कि जनता के बीच किस लाजवाब तरीके से उन्होंने जगह बना रखी थी। तो वो कांग्रेस कहाँ है आज? तो यही बात है कि कांग्रेस को अब आप महाराष्ट्र की बात करिए, वहां पर अलग अलग विचारधाराओं के राजनीतिक दलों ने हाथ मिलाया सत्ता में काबिज होने के लिए। जब महाविकास आघाड़ी का गठन हुआ, एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस, वहां पर भी कांग्रेस, अंग्रेजी का मैं एक फ्रेज इस्तेमाल करूंगा, सेकेंड फिडल, और वहां पर मुख्य धारा में कौन था? एनसीपी, डिसीजन मेकिंग में शिवसेना, और अंदर खाने से जो खबरें आ रही थी कि कांग्रेस खुश नहीं थी, और अंत में जो जिसका अनुमान लगाया जा रहा था, आशंकाएं थी कि ये गठन ज्यादा दिन नहीं चलेगा या इसमें दरारें आएंगी, या और बाद में अलग बात हुई कि यहाँ पर भाजपा और शिवसेना का दूसरा ग्रुप, एकनाथ शिंदे का, वो लोग सत्ता पे काबिज हो गए। मेरा यहाँ पर ये समझ लेना चाहिए कांग्रेस को कि जब तक रणनीति में बदलाव नहीं लाएंगे, जनता की नब्ज नहीं समझ पाएंगे और कैसे सरकार की खामियों को उजागर करना है, तब तक ये लोग बाजी नहीं मार सकते। बिल्कुल सही आपने कहा कि जनता की नब्ज को समझना होगा, और इसके साथ ही जिस तरीके से बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है और कांग्रेस की खामियों को मंच पर जाकर गिनाती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं उसमें पीछे रही है। योगेंद्र सिंह जी, आपसे कुछ समय पूर्व आपको याद ही होगा, बीजेपी ने नारा दिया था कि अच्छे दिन आएंगे। अगर सही मायनों में देखा जाए तो बीजेपी के तो वाकई अच्छे दिन चल रहे हैं, और बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त भी है कि आने वाले समय में भी उनके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन कब आएंगे? यशु जी, ये मोदी जी का नारा था 2014 में, अच्छे दिन आएंगे। जनता समझ चुकी है कि अच्छे दिन वास्तव में बीजेपी क्या है। झूठ बोलकर और जनता को बहलगाकर क्या बेरोजगारी, भुखमरी, पेट्रोल, डीजल, आम आदमी, किसान, इससे कोई फायदा हुआ है? क्या किसानों की आय 2022 में डबल करने वाले मोदी जी थे? 2024 चल रहा है, किसानों की क्या हालात है? तो ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उससे भटककर बीजेपी अपने भाषण और विपक्ष को दबाने का काम कर रही है। मेरा तो कहना इतना है कि जनता अब समझ चुकी है, 10 सालों में बार बार झूठ उसी मंच से बोला जा रहा है, तो जो काट की हाडी होती है वो बार बार नहीं चढ़ती। अच्छा, तो आप ये बताइए ना कि आपके पास मंच की कमी है या फिर भाषण देने वालों की कमी है? अगर बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं तो आप उनका पर्दाफाश कीजिए। आप क्यों मंच पर नहीं जाते हैं? आप लोग क्यों भाषण नहीं देते हैं? जनता तो आपको भी सुनेगी ना सर। ऐसा तो है नहीं कि जनता कान बंद कर लेगी, आप लोगों को नहीं सुनेगी, आपको भी सुनेगी। आप लोग जाइए तो कम से कम। रेशु जी, विपक्ष बार बार बोल रहा है, किसानों के खिलाफ काले कानून लेके आई थी बीजेपी, किसानों के साथ विपक्ष के तौर पर कांग्रेस मजबूत रही, आंदोलन किए और मोदी जी को झुककर उन किसानों के तीनों काले कानून को वापस लेना पड़ा। तो सर उस कमी को खोजने की कोशिश कीजिए ना कि अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो जनता उनके झूठ को भी सच मान रही है, और आप सच भी बोल रहे हैं तो जनता आपके सच को भी नकार रही है, झूठ मान रही है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये भी तो सोचिए। रेशु जी, मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ इनसे? जी जी बिल्कुल, लगातार बोलती है। मैं एक सवाल आपसे सवाल करना चाहते हैं। ठीक है, जनता जान चुकी है कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। ठीक है, विपिन जी का आपसे एक सवाल है सर। क्या इनके चुनावी योगेंद्र जी को लेकर 2014 में सरकार बनी थी, 19 में देश के प्रधानमंत्री जी चुनावी रैलियों में कभी बोले कि 2014 के घोषणा पत्र को मैंने इतने प्रतिशत पूरा किया? ये कभी बात नहीं करेंगे। ये धर्म की बात करेंगे, सांप्रदायिकता की बात करेंगे, जहर उगलने की बात करेंगे, लेकिन आम आदमी का किस तरह फायदा हो, आम जनता का किस तरह फायदा हो, उस पर बीजेपी और बीजेपी के नेता कभी नहीं बोल पाए। ठीक है, विपिन जी आपसे सवाल करना चाहूँ। मैं योगेंद्र जी, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, मैं बड़े सरल से 3 सवाल आपसे पूछूंगा। पहली बात कि सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को केज्ड पैरेट, वो तोता है जो पिंजरे में बंद है, जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी करी थी वो किसके कार्यकाल में करी थी? आज आप भले ही बोलते हैं कि ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, जांच एजेंसियों का खौफ दिखाकर समर्थन जुटाया जा रहा है। दूसरी बात, आप लोग बोलते हैं कि यहां पर कोई वॉशिंग मशीन हाथ लग गई है भाजपा के, तो यहां पर तो पानी पी पी के आप सोच रहे थे। और अगर हम कथित, हमें जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए क्योंकि आपके दर्शक बड़े उत्सुकता से ध्यानपूर्वक हम लोगों की बातें सुनते हैं, हम तो हमारा दायित्व बढ़ता है। मैं उसको कथित शराब घोटाला बोलूंगा, जब तक साबित ना हो जाए। तो ये जो कथित शराब घोटाला है, वहां पर तो आप श्रेय ले रहे हैं कांग्रेस के नेता कि हमने पर्दाफाश करा है। तो आज आप
ये दावा कर रहे हैं और इल्जाम लगा रहे हैं भाजपा पे कि लोकतंत्र की इन लोगों ने हत्या कर दी है, तो यहाँ पर क्या गिरेबान में झांकने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने जैसे दिल्ली का उदाहरण दिया, मैं पंजाब की बात करना चाहूंगा कि आपने तो सेल्फ गोल करा। ये तो मैं चाहता हूँ आज इस चर्चा में इस बात की जिक्र हो, बड़ा दुख होता है, हम तो चाहते हैं कांग्रेस की वापसी हो, यहाँ पर हमारा विपक्ष मजबूत हो, सत्ता पे कोई भी काबिज हो। एक आम आदमी चाहता है कि यहाँ पर विकास हो और यहाँ पर देश आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, महाशक्ति बने। हमें राजनीति से मतलब नहीं है, लेकिन पंजाब का उदाहरण देना अति अनिवार्य है कि वहां पर तो आपने सेल्फ गोल करा। ये तो बधाई के पात्र है आम आदमी पार्टी अगर सत्ता पे काबिज है, लेकिन यहाँ पर आपने जीती हुई बाजी आपने एक तरह से सेल्फ गोल जो कर दिया। कितने सुलझे हुए आपके नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह, उनको नाराज कर हताश कर आपने जब नवजोत सिंह सिद्धू जी की ताजपोशी करी, प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया, तो आपको लगता नहीं कि वहीं पे एक तरह से आप लोगों का जो पतन हुआ या यहाँ पर आपने जो जनता ने आपको नकारा, क्या कारण है? देखिए। ठीक है योगेंद्र सिंह जी। विपिन जी, मैं आपके एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आप बात कर रहे हैं संवैधानिक संस्थाएं ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की 2004 से 14 तक सरकार रही। एक भी उदाहरण बता दीजिए कि लोकतंत्र की हत्या करने के लिए हमने कभी इन संवैधानिक संस्थाओं से विपक्ष की आवाज को पूर्ण तरीके से दबाने का काम किया। दूसरी बात, 2014 से 24 तक सरकार बीजेपी की संवैधानिक संस्थाएं तीनों, क्या उनका जबरदस्त दुरुपयोग नहीं हो रहा है? एक उदाहरण बता दीजिए कि इन तीनों संस्थाओं ने किसी बीजेपी के एक नेता पर रेड डाली हो या बीजेपी के एक नेता का नाम एफआईआर में दर्ज किया हुआ। 10 सालों में इन तीनों संस्थाओं ने केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाने का काम किया। जो नेता बीजेपी ज्वाइन कर लेता है उसका अगर एफआईआर में नाम है तो कट जाता है, उसका अगर चालान कोर्ट में पेश हुआ है तो सीबीआई सख्त सबूत देती नहीं है, उनकी जमानत हो जाती है। दूसरी बात, आप शराब घोटाले की कर रहे हैं। कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार के साथ नहीं रही है और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए काम कर रही है। कांग्रेस ये चाहती है आम आदमी पार्टी हो या भली कांग्रेस का नेता हो, अगर वो दोषी है तो कानून के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हो, न कि राजनीतिक प्रतिशोध की तरह कार्रवाई हो। अगर शराब नीति में तो सर सारा मामला तो कानून में चल रहा है ना, सब चल रहा है तो फिर चलने दीजिए, फिर आप लोग क्यों? आपने बढ़िया बातें बोली भाई, देखिए बड़ी एक आम आदमी क्या कंफ्यूज हो जाएगा। आप खुद सोचिए, एक मिनट, मैं बिल्कुल कुछ सेकंड आपसे लूंगा, फिर बीच में नहीं बोलूंगा। आपने बोला कि यहाँ पर दुरुपयोग हो रहा है कि या दागी नेताओं को शामिल कर दिया भाजपा ने या उनके खुद के जो दागी नेता है तो वहां तब ईडी या सीबीआई मुस्तैदी नहीं दिखाती। आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन क्या ये सवाल बनेगा नहीं कि जब कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ तो वहां आम आदमी पार्टी श्रेय ले रही थी कि देखो हमने भ्रष्टाचार उजागर करा कांग्रेस का, और वही बात है कांग्रेस पे लागू होती है कि कथित शराब घोटाले के वक्त आप लोग विसल ब्लोअर थे, आप श्रेय ले रहे थे कि हमने पर्दाफाश करा है, और आज आप लोग दोनों साथ साथ खड़े हैं। तो यहाँ से इसका मतलब क्या है? एक आम आदमी क्या समझेगा कि वॉशिंग मशीन का जो आप आरोप भाजपा पे लगाते हैं कि उनके हाथ को वॉशिंग मशीन लगी है, वॉशिंग पाउडर लग गया है, वॉशिंग डिटर्जेंट लग गया है, तो वही वॉशिंग मशीन आपके पास भी है कि आपको भी बाकी राजनीतिक दलों के दाग दिखाई नहीं देते, फिर आप उनके साथ गठबंधन कर लेते हैं। तो ये मुझे लगता है ये बात सब पे लागू होती है। और अंत में एक बार बोलना चाहूंगा, इतनी बेहतरीन हर एक मंच पे मैंने इस बात को बोला है कि स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, हम चाहते हैं कांग्रेस दोबारा आए। बिल्कुल, देखिए ना सर, देखिए क्योंकि बीजेपी जो है वो तो सिर्फ नारा दे रही है। आप इस बात को भी समझिए कि बीजेपी सिर्फ नारा दे रही है कि अब की बार 400 पार, लेकिन कांग्रेस ने करके दिखाया है। इस बात को भी हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने जो 400 पार करके दिखाया, बीजेपी उसको अभी तक क्रॉस नहीं कर पाई है। लेकिन क्या कारण है कि लगातार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है? जनता आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही है। इस चीज को आपको कहीं ना कहीं खोजना होगा। रही बात आपने जो अभी मुद्दा उठाया कि बीजेपी के किसी नेता की यहाँ पर रेड नहीं पड़ती है, सारे विपक्ष के लोग ही क्या भ्रष्टाचारी हो गए हैं, इसका मैं जवाब ले लेती हूं। कैप्टन आई सिंह जी, ये पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के कोई नेता, कांग्रेस के कोई प्रवक्ता इस तरह के आरोप लगा रहे हों। ये हर दिन सवाल उठाया जाता है कि अब तक की जो लिस्ट है उस लिस्ट में सबसे ज्यादा विपक्ष के नेता ही हैं जिनके यहां पर ईडी ने छापा मारा है। क्या बीजेपी के किसी नेता ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया? देखिए नेताजी,
आपने हमारे 10 साल के कार्यकाल में देखा कि वाकई में आतंक हमारे किसी नेता, किसी मंत्री, किसी विधायक, किसी सांसद पर कोई भी आरोप नहीं। और जब इनकी सरकार थी केंद्र में, तो इनके शासनकाल में डेली इनकी सरकार के मंत्रियों पे आरोप लग रहे थे और वो उसमें जांच भी चल रही थी। उस टाइम जो है ना, कुछ लोग इन्होंने बरी करवा दिए क्योंकि कोर्ट में इन्होंने जो एविडेंस रखना चाहिए वो शायद रख नहीं सके, मगर हमने वो को दोबारा फिर ओपन करवा दिए है। जैसे कॉल इंडिया का है, 2G सेक्ट है, 2G स्पेक्ट्रम है, ये सारे इन्होंने कोर्ट में तो गए मगर कोर्ट में एविडेंस इन्होंने नहीं रखे। अब हम उनको दोबारा रीओपन करवा रहे हैं और एविडेंस भी रखेंगे। और जो इन्होंने बरी करवा दिए थे वो कोर्ट अब बताएगा कि ये बरी है कि सजा। तो हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार है ही नहीं, हमारे तो नेता का नारा ही है कि न खाएंगे तो न खाने देंगे। तो हमारे यहाँ ये है ही नहीं। अगर हमारे यहाँ किसी पे अगर कोई जरा भी आरोप लगता है, पहले उससे इस्तीफा ले लिया जाता है कि आप साइड में बैठिए, जब आप कोर्ट से, न्यायपालिका से आप बिल्कुल बेदाग बरी होके आएंगे उसके बाद ही पार्टी आपको ज्वाइन कराएंगे। यहाँ तक हमारे प्रिंसिपल जो हमारे अडवाणी जी हैं, जो हमारे संस्थापक हैं, उनके ऊपर मात्र पेपर में आया था, कोई वैसे नहीं लगा था, उसी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो बाद में वो बेदाग निकले, बेइज्जत सम्मान सहित आए, तब उन्होंने पार्टी का पद ग्रहण किया। तो हमारे यहाँ की तो ये आडवाणी तो साफ सुथरी छवि के रहे हैं ना, उन्होंने स्वयं ही इस्तीफा दे दिया। और राजनीति ऐसे ही साफ सुथरी होनी भी चाहिए। लेकिन आपने ऐसे कौन कौन से नेता रहे जिनसे इस्तीफा ले लिया? आप कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा लिया, एक दो नाम बता दीजिए सर, ताकि कांग्रेस के जो नेता बैठे हैं वो भी प्रसन्न हो जाएं। आवाज आ रही है हमारी? जी, आपकी आवाज मिल पा रही है। आवाज आ रही है रेतु जी हमारी? जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही है कैप्टन आई सिंह जी। हेलो सर, आवाज मिल पा रही है आपकी? चलिए, लगता है कि आवाज नहीं पहुंच पा रही है कैप्टन आई सिंह जी। लेकिन आज हम लगातार उत्तराखंड और राजस्थान, इन दो राज्यों को लेकर यहां पर बात कर रहे हैं। और देखिए कि अपने अपने तरीके से जो अभियान है वो बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से हालांकि अभी कोई बड़ी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन सुनकर बड़ा दिलचस्प लगेगा और शायद अजीब भी लगे कि कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तराखंड में पप्पू अभियान चलाने जा रहे हैं, विपिन शर्मा जी। और ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की तैयारी है या आपको लगता है कि और कमजोर करने की तैयारी? ऐसी क्या नौबत आ गई कि अब पप्पू अभियान चलाना पड़ रहा है? आप अपना प्रश्न दोहराएंगे, मेरे को थोड़ा अंत में सुनाई नहीं दिया। जी, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के पूर्व सीएम हरीश रावत उत्तराखंड में मैं भी पप्पू अभियान चलाने जा रहे हैं। सर, ये कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की तैयारी है या फिर कमजोर करने की तैयारी? क्योंकि देखिए, अभी तो पप्पू नाम का पिछले कुछ वर्षों से कहीं जिक्र भी नहीं हो रहा है। हरीश रावत ने ये मुद्दा एक बार फिर से उठा दिया। अब वो कह रहे हैं कि मैं भी पप्पू, हर कोई पप्पू, और ये अभियान अब वो चलाने वाले हैं। देखिए, वो तो इंडिया शाइनिंग का भी नारा दिया था भाजपा ने, तो वहां पर क्या हुआ? और यही बात है कि इस बारी चुनाव में सारे राजनीतिक दलों को हक है यहाँ पर कि अपने अपने सहूलियत से वो नारे लेकर चले चुनावी मैदान में। जब जनता के बीच जाते हैं, मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी, अब की बार 400 पार, ये देखिए ये बात है। लेकिन वहां पर अंत में कौन सा नारा, कौन सा स्लोगन जनता के बीच अपनी जगह बनाता है वो वक्त तय करता है, समय बलवान है। लेकिन बहरहाल नाम किसी को भी मैं, क्योंकि अगर आप व्यक्तिगत तौर पे मेरे से पूछते हैं तो यहाँ पर कभी भी पर्सनल नहीं होना चाहिए और हर एक के नाम का सम्मान होना चाहिए। अब जैसे दिल्ली की बात करें, यहाँ पर एक अभियान शुरू हुआ है कि मैं भी केजरीवाल, तो ये देखिए किसी के भी नाम को लेकर टिप्पणी करना मुझे लगता है वो गलत होता है। और यहाँ पर अगर हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता अगर ये एक उन्होंने अभियान की सोची है, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उसके पीछे वो वही बेहतर समझा पाएंगे कि इसका क्या है और फिर अंत में उसका क्या नतीजा निकलेगा। लेकिन मुझे इस समय यहाँ पर देखिए एक बात है कि एक आम आदमी भी सोच रहा है इस समय कि कांग्रेस, ऐसा प्रतीत होता है कि वो लोग कंफ्यूज हैं खुद, वो समझने में एक नाकामयाब है कि यहाँ पर जनता क्या चाहती है। अगर उनको दोबारा अपनी वापसी करनी है, और मैं वही उस बात को पूरा करूंगा, बहुत बेहतरीन कांग्रेस ने कमबैक करा था, वापसी करी थी हिमाचल और कर्नाटक में, लेकिन इट वॉज बैक टू स्क्वायर वन।
इन द स्टेट इलेक्शंस ऑफ एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और वहां पर आपने यही बात अगर हम 2018 की करें, जब इन 3 राज्यों में बाजी कांग्रेस ने मारी थी, तो वहां पर ईवीएम बिल्कुल ठीक था। लेकिन जब अभी इस समय हिमाचल और कर्नाटक में बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस ये तीनों राज्य हार गई, तो वहां पर ईवीएम की बातें होने लग गई कि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन यहां पर कांग्रेस को समझने की आवश्यकता है कि आप इस पीछे एक बारी 2 कदम आगे लेते हैं, 4 कदम पीछे जाते हैं, उसके पीछे आपको मंथन करने की आवश्यकता है, चिंता का विषय है। आपको अब अगर आपने स्वर्णिम इतिहास वाली पार्टी को दोबारा एक कमबैक करना है, जनता के बीच में जगह बनानी है, तो पहली बात परिवारवाद को पीछे रख के आपने अच्छी बात है चयन करा है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, उनको आपने अपना अध्यक्ष बनाया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी काफी काम करना बाकी है ग्राउंड जीरो पर, और आपने जनता को एक अच्छा संदेश दें। तो यहाँ पर मुझे लगता है तमाम मुद्दे हैं, और सरकार की अगर खामियां उजागर करने जाए, सिक्के के दोनों पहलू हैं। मोदी सरकार की अगर बात करें 2014 से लेकर 2019, 2019 से लेकर 2024 का जो दूसरा कार्यकाल, तो यहाँ पर बहुत अच्छी उपलब्धि है मोदी सरकार की और कई खामियां हैं। तो यहाँ पर ये तो हमारे विपक्ष पर निर्भर करता है कि वो कैसे सरकार की जो खामियां हैं उनको जनता के बीच लेके जाए। ठीक है, तो योगेंद्र यहाँ पर सिंह जी, अगर हमारा विपक्ष मजबूत मोदी नहीं होगा, सरकार अपनी मुकम्मल तरीके उपलब्धियों से का अपनी आवाज बखान नहीं कर रही उठाएगा है, लेकिन और खुद खामियां बिखरा उठाने हुआ का जो होगा। कार्य है वो विपक्ष का होता है। मैं खामियां बड़ी जरूरी उठाने बात का कार्य है, आप और ये पूर्ण रूप से कर नहीं पा रहे हैं। सर, बातों की एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि वो आप अगर ये मानसिकता लेके चल रहे हैं, विचारधारा लेके चल रहे हैं कि सारा विपक्ष बनाम नरेंद्र मोदी, अब उससे बात नहीं बनेगी। यहाँ पर उसके ऊपर आपको उठना पड़ेगा उस सोच से कि यहाँ पर कि आपको ये चीज समझ लेनी चाहिए कि यहाँ पर जब तक आपकी रणनीति पुख्ता नहीं होगी, एक मुकम्मल तरीके से आप आगे नहीं जाएंगे। एक और मैं एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा, रिलक्टेंसी या कॉम्प्लेसेंसी, या आप कैजुअल अप्रोच, या आप जैसे अमूमन बोला जाता है। मेरे पास समय नहीं है, माफी चाहूंगी। योगेंद्र सिंह जी, संक्षेप में कांग्रेस के बारे में कि रिलक्टेंट पार्टी है, तो ये मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस में योगेंद्र जी आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? आवाज मिल रही है जी। योगेंद्र जी संक्षेप में बताइए जो आपसे प्रश्न किया है जल्दी से। यशु जी, कांग्रेस पार्टी ने प्रमुख विपक्षी दल के रूप में 2014 से लेकर आज दिन तक बीजेपी की सारी नाकामियों को जनता के सामने लाया। वो भले बेरोजगारी का मुद्दा हो, पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, नोटबंदी का हो, या किसानों के काले कानून से लेकर इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से देश के करोड़पति उद्योगों का पेमेंट बीजेपी लेती है। चंदा दो और धंधा लो, इन सारी चीजों की जनता के सामने उजागर कांग्रेस पार्टी ने किया। एक जवाब मैं देना चाहूंगा, बीजेपी के साथी प्रवक्ता ये बता रहे थे कि कोई भी आरोप सिद्ध हो या कहीं एफआईआर में नाम आता तो बीजेपी के नेताओं का इस्तीफा लेते हैं। एक भी व्यक्ति का इन्होंने इस्तीफा किया। लखीमपुर घटना में जो आरोपी है उनके पिता को कहाँ आप लेके बैठे हैं? देश की बेटियां जो मेडल लेके आई थी, उन्होंने कुश्ती संघ के अध्यक्ष पे आरोप लगाए थे, उनके प्रोटेक्शन में आप बैठे हैं। तो ये तो आपकी कथनी और करनी है, ये जनता के सामने है। आप कहते कुछ और करते कुछ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और लोकतंत्र में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।